हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज एक बार फिर हमें बाजारों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली और पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, अपने डायरेक्शन को पता करने की कोशिश कर रहा है और एक इवेंट का वेट कर रहा है और उसी इवेंट का आउटकम आने वाले दिनों में मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो वो इवेंट क्या है? वो इवेंट जो पाकिस्तान में जो मीटिंग हो रही है, ये 40 दिन की लड़ाई रुकने के बाद पहली बार ऐसी कोशिश हो रही है जहां पर दोनों पार्टीज मिल बैठकर बात करेंगे और रास्ता निकालेंगे। एंड लेट्स होप कि वहां से कुछ पॉजिटिव आउटकम मिले और हम सबको, पूरी दुनिया को रिलीफ मिले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो अप्रैल 22 की डेडलाइन रखी गई है। तब तक सीज फायर है, हालांकि सीज फायर कागज़ पे ही लग रही है और अभी भी लड़ाई चल रही है, लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कम से कम ऑफिशियली हम ये मान रहे हैं कि अप्रैल 22 तक ये लड़ाई में रुकी हुई है, सीज फायर हुआ है और इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, इजिप्ट भी इन्वॉल्व है और इसका आउटकम कब आना है? सैटरडे मॉर्निंग को इस पर जो है हमें स्टेटमेंट आएगा कि क्या बात हुई, कौन एग्री किया, नहीं किया और उसके बाद ही बाजार अपना रास्ता निकालेंगे और इसमें इजिप्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अमेरिका की तरफ से अगर आप देखें तो जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ एंड जेड कुशनर, ये तीनों मीटिंग में शामिल हैं और ईरान की तरफ से उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्लोमेटिक स्टाफ्स हैं। तो यहाँ पर वो पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई एग्रीमेंट हो सकता है, दोनों तरफ के लोग बात करेंगे और यही डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा। और इस अप्रैल 22 तक फिलहाल सीज फायर जो है लागू है। अब आइए बात करते हैं कि क्या कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है, कितना मुश्किल या कितना आसान है। अगर आप देखें कि दोनों की पोजीशंस कंप्लीटली अपोजिट है। जो ईरान मांग रहा है वो अमेरिका देने को रेडी नहीं है, जो अमेरिका मांग रहा है वो ईरान देने को रेडी नहीं है। तो यहाँ पे जो बड़े मुद्दे हैं वो क्या हैं कि यूरेनियम, ये एक बड़ा मसला है। ट्रंप ने कहा है हमें आपका एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए और ईरान किसी भी हालत में उसे देने को रेडी नहीं है। लेबनान भी एक बड़ा मुद्दा है। लेबनान में हिजबुल्लाह है, वो ईरान का अलाई है और अमेरिका कह रहा है कि लेबनान इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सीज फायर, जबकि ईरान कह रहा है कि सीज फायर इज़ इनवैलिड इफ इट डजंट कवर लेबनान। और ऐसी खबरें हैं कि सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद भी इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया और अब वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, हम बात करने को तैयार हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और साथ में कि हॉर्मूज भी एक बड़ा जो मुद्दा बन गया है। अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि डिमांड फॉर इमीडिएट फी फ्री ट्रांजिट फॉर ऑल ग्लोबल शिपिंग, तो वहाँ से शिप्स को जाने देना है। ईरान कह रहा है भैया हम तो पैसे लेंगे, हमारा बहुत नुकसान हो गया है और पूरी तरीके से वहाँ पर वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं। और ईरान जो चीज़ मांग रहा है वो अमेरिका देने की स्थिति में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा। सो उनकी जो बड़ी डिमांड है वो क्या है? रिमूवल ऑफ ऑल यूएस कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम मिडिल ईस्ट बेसेस। क्या ये पॉसिबल है? क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने सारे बेसेस हटा सकता है? और क्या सऊदी अरेबिया और कुवैत और कतार ये इसे चाहेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ में वॉर रिपरेशंस की जो बात ईरान कर रहा है, हमें आपने नुकसान किया, हमारे कंट्री पे बम मारा तो उसके पैसे दो, क्या अमेरिका उसे एग्री करेगा? हम जानते हैं अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त क्या है। और सैंक्शंस, फुल एंड इमीडिएट लिफ्टिंग ऑफ यूएस यूएन एंड IAEA सैंक्शंस, ईरान भी इसकी डिमांड कर रहा है। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका इसे अलाउ करेगा? बहुत मुश्किल है कि इसमें से बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया और वहीं पर
DLF ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं BT स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अब अगर मान भी लें कि ये कोई सीज फायर हो गया, कुछ लड़ाई रुक गई, कुछ सोल्यूशन निकल गया, कुछ बीच का रास्ता निकल गया, उसके बावजूद हमारे कंट्री में क्या रिस्क हैं, आइए इसको समझते हैं। क्योंकि लड़ाई का रुकना हो सकता है ईरान के लिए अच्छा हो, अमेरिका के लिए अच्छा हो, इजराइल के लिए अच्छा हो, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कौन सॉल्व करेगा? तो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसका सामना हमें आने वाले दिनों में फेस करना पड़ सकता है? तो आइए एक एक करके बात करते हैं। एक जो मुद्दा जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है वो क्या है? वो है कि अमेरिका ने हमें कहा कि आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो। हमने कहा ठीक है सर, हम नहीं खरीदेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है 30 दिन के लिए खरीद लो। हमने कहा ठीक है सर, हम खरीद लेंगे। तो अब ये 30 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, अप्रैल 4 को वो 30 दिन खत्म होने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास दो रास्ता है, या तो हम रशिया से जाके ऑयल लें, और वो रिस्की है क्योंकि हमें परमिशन नहीं है, या हम ईरान से लें और ईरान मुफ्त में, एक तो वहाँ से हॉर्मुज से तेल आ भी नहीं रहा है, और आएगा तो हो सकता है वो टैक्स भी लगाएगा, तो वहाँ पर हम महंगा लेंगे। तो दोनों में से हम क्या करेंगे? इस पर अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता क्या है। तो ये एक बड़ा रिस्क है। साथ में इफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स पार्शियली ब्लॉक्ड, इंडिया कैन नॉट इजिली पिवोट बैक टू मिडिल ईस्ट सप्लाई। तो अगर हम रशियन ऑयल नहीं खरीदते हैं और फिर यहाँ से हम महंगा ऑयल लेते हैं तो उसका भी हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क है उसको भी क्या हम इग्नोर कर सकते हैं? इन्फ्लेशन और ग्रोथ, ऑलरेडी RBI ने इसके बारे में हमें इंडिकेट किया है और बताया है कि इस लड़ाई का हमें नुकसान होगा। विद क्रूड प्राइसेस सस्टेन्ड अबव $95, द RBI कैनॉट जस्टिफाई रेट कट्स। तो आने वाले दिनों में रेट कट्स नहीं होंगे, इन्फ्लेशन हाई रहेगा। और बैंकिंग स्ट्रेस की हमने बात की कि किस तरीके से MTM लॉसेस बैंकिंग सेक्टर को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी बॉन्ड की पोजीशंस लॉस में है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं। तो उसका भी इम्पैक्ट अब आने वाले क्वार्टर्स में हमें देखने को मिलेगा। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, बैंक के रिजल्ट्स में इसका प्रेशर देखने को मिलेगा। तो लड़ाई अगर रुक भी गई, ये रिस्क हमारे सामने से नहीं हटेंगे नियर फ्यूचर में। अगले 2 से 3 क्वार्टर में इसका सामना हमें करना ही करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे डोमेस्टिक रिस्क्स थे, लेकिन 2 एक्सटर्नल रिस्क भी हैं USA से रिलेटेड, और वो क्या है आइए इसको समझते हैं। तो पहला कि वहाँ के फेड ने पिछले मीटिंग में ये कहा कि इंटरेस्ट रेट्स हायर रहेंगे एंड हायर फॉर लॉन्गर, मतलब लंबे टाइम तक हाई इंटरेस्ट रहेंगे, यानी कि ये FII सेलिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। नैरो US इंडिया यील्ड स्प्रेड, FII आउटफ्लो फ्रॉम इक्विटी एंड डेट, दोनों से निकलेगा, पैसा निकलेगा, करेंसी वीक होगी और वो फर्दर हमारे इकोनॉमी को डेंट करेगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। और जो इसके साथ ही अगर आप देखिए तो IT सर्विसेज को भी हिट देखने को मिलेगा अगर वहाँ पर ग्रोथ कम होती है, जिसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो रिस्क है ट्रम्प टैरिफ्स। अभी उन्होंने नए टैरिफ्स लगाए फार्मा पर, क्या वो आने वाले दिनों में और टैरिफ भी लगा सकते हैं? खास करके अगर हम रशियन ऑयल दोबारा से खरीदना शुरू कर दिए तो क्या वो फिर से हम पे पेनल्टी लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, भले ही टेम्परेरी लगाएं। और एक और चीज़ के बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा है, वो है ट्रेड डील। इंडिया US की ट्रेड डील का क्या हुआ और क्या होगा, तो उसको लेकर भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो ये जो रिस्क मैंने आपको बताया, ये रिस्क
आने वाले दिनों में भी हमें इनका सामना करना पड़ेगा, भले ही लड़ाई रुक जाए। इसलिए हमें इस हेडलाइन के बेसिस पर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और इसका आउटकम क्या होगा उससे हो सकता है थोड़ी हमें रिलीफ मिलेगी, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना ही करना पड़ेगा। अब ये आज के मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है बाज़ारों में, क्या मार्केट के डेटा में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो हमें ये पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल रही है टॉक्स की और सीज फायर की, क्या डेटा में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आइए इसको पता करने की कोशिश करते हैं। तो आज अप्रैल 10 है और आज हम 24,000 से ऊपर चला गया है निफ्टी, और हमने सक्सेसफुली उस लेवल को के ऊपर क्लोज किया। अगर आप देखें पिछले कई दिनों से हमें राइज देखने को मिला, कल के दिन फॉल देखने को मिली, लेकिन फिर मार्केट ने उस लॉस को भी रिकवर कर लिया। करीब करीब 2000 पॉइंट हम गेन कर चुके हैं पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग डेज में, और ये कम से कम वॉलेटिलिटी में अब रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो कॉल आईवी में ड्रॉप देखने को मिला है, पुट आईवी में भी ड्रॉप देखने को मिला है, हालांकि अभी भी नॉर्मल से काफ़ी ऊपर है। विक्स में भी फाइनली हमें ड्रॉप देखने को मिला, 20 से हम नीचे आ गए, और हमने पीक जो देखा था मल्टी ईयर हाई 25 के आसपास, और अब हम 7% हम यहाँ से डाउन है। पुट कॉल रेशियो में अगर आप देखें तो एक बार फिर हमें राइज देखने को मिला है, और कल थोड़ा डिप देखने को मिला था, लेकिन राइज देखने को आज मिला है। फ्यूचर्स मार्केट में असली कहानी है, क्योंकि वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की सिचुएशन को बताता है। ऑप्शंस मार्केट में रिटेल वाले ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखिए कि पिछले 3 दिनों से कोई ओआई एडिशन नहीं हुआ है, तो कहाँ है बुलिशनेस। फ्यूचर्स मार्केट में कोई बुलिशनेस नहीं है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, आपने पोजीशंस को क्लोज किया, अपने शॉर्ट्स को कवर किया, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन कम से कम आज मार्केट में तेज़ी है, सीज फायर की बातें हो रही हैं, तो फ्रेश ओआई ऐड होना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस बननी चाहिए, वो हमें नहीं दिख रही हैं। और जो दूसरा एविडेंस है कि प्रीमियम में अब देखिए कितना बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। जहां हमें प्रीमियम 110, 120 के आसपास होना चाहिए, वहाँ 60 के आसपास आधे प्रीमियम पर फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं। यानी कि सेल साइड पर अच्छा खासा आज भी प्रेशर हमें देखने को मिला। सेम सिचुएशन मई महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी देखने को मिल रही है। अच्छा खासा टर्नओवर आज फिर हमें देखने को मिल रहा है, और वो डेरिवेटिव मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर स्टॉक की डंपिंग है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा है, मैं कहूँगा काफ़ी दिनों के बाद हमें अच्छा देखने को मिला, और जिस दिन गैप अप ओपनिंग हुई थी उस दिन भी हमें ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन एक और जो अलार्मिंग चीज़ है एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस। अगर आप देखिए कल के दिन उनके शॉर्ट्स मार्जिनली बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं, और सिर्फ जिस दिन गैप अप ओपनिंग हुई थी 700-800 पॉइंट की, उसी दिन उन्होंने करीब 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कट किए थे, लेकिन फिर बढ़ता हुआ हमें उनकी पोजीशन शॉर्ट पोजीशंस दिख रही है। इक्विटी मार्केट में तो वो लगातार सेल कर रहे हैं, जितना DIIs बाय कर रहे हैं उतना या उससे ज़्यादा वो सेल कर रहे हैं, और डेरिवेटिव मार्केट्स में उनकी कोई मेजर चेंजेस नहीं हुई हैं। सिर्फ एक दिन को छोड़ दें तो अभी भी उनकी शॉर्ट पोजीशंस कैरी हो रही हैं, और ऐसा लगता है आज भी शॉर्ट्स उन्होंने ऐड किए हैं। अगर मैं प्रीमियम की सिचुएशन देखूं तो ये जो सीज फायर की बात हो रही है, ये जो इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो रही है, वो डेटा में नहीं दिख रहा है। हम न्यूज़ के बेसिस पर ऊपर नीचे जा रहे हैं। एक्चुअल अगर आप सिचुएशन देखें तो वहाँ पर कोई मेजर बदलाव नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझकर इस वक्त हमें रहना है, न्यूज़ के बेसिस पर पोजीशंस को नहीं बनाना। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global. अब अगर चार्ट्स की बात करें तो दोस्तों चार्ट्स में मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि हमें 2 लेवल को फॉलो करना है, 23,300 और 24,400। मार्केट्स अभी इसके बीच में ही रहने वाले हैं जब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, ये लड़ाई ख़त्म होने वाली है। अगर ये लड़ाई ख़त्म हो गई, हमें सैटरडे को ये सुनने को मिला
तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये इससे नीचे जाएगा। तो अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की सिचुएशन देख रहे हैं तो आपको ये दो लेवल को ध्यान में रखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, या BTST या कल परसों 1-2 दिन की पोजीशन से रखना चाहते हैं, तो ये आपका की लेवल है। इसी के आसपास आपको ट्रेड करना है, इससे नीचे शॉर्ट, इससे ऊपर लॉन्ग, और यही आपको स्टॉप लॉस रखना है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट्स आर न्यूज़ ड्रिवन, और हमें अगर लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाना है तो क्लैरिटी का वेट करना है, क्योंकि इस वक्त हम नहीं कह सकते कि स्टॉक्स का आउटकम क्या होगा। अगर कोई पॉजिटिव इंडिकेशन आता है तो यहाँ से हमें 2 से 3% का और राइज देखने को मिल सकता है। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि जब ये इस्लामाबाद टॉक्स का कुछ न्यूज़ आए तो उसकी एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँ। मैं कोशिश करूँगा संडे के दिन एक वीडियो बनाऊँ, और उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ से मार्केट्स आगे कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है इस स्टॉक्स का आउटकम क्या होगा, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।